नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना तेलंगाना राज्य से है। जिला है खम्मम। वहां के किसान थे शेख जमाल साहब। वो खम्मम जिले के अपने गांव से अपनी बेटी जो पड़ोसी राज्य के गांव गुंडराई में रहती थी उससे मिलने के लिए घर से निकले। रास्ते में वल्लभी गांव के पास खेत पर काम कर रहे किसानों ने यह देखा कि एक व्यक्ति बहुत हड़बड़ी में उसने मोटरसाइकिल खड़ी की, जमीन पर बैठा और लुढ़क गया। ठीक पास में 10 कदम पर जिस खेत में काम करने वाले लोग उसे देख रहे थे वो भागकर उसके पास आए। उससे पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, चक्कर आ गया है। अपना नाम उन्होंने बताया कि मेरा नाम अहमद जमाल साहब है, मैं अपनी बेटी के पास जा रहा था। लोगों ने तुरंत उनके चेहरे पर पानी डाला, उनको होश में लाने की कोशिश की, लेकिन बस वो 2-4 शब्द ये बता पाए कि मुझे शक है कि मेरी गाड़ी में अब से 4 किलोमीटर पहले एक व्यक्ति ने लिफ्ट मांगी थी और अभी 1 किलोमीटर पहले वो अचानक हड़बड़ी में उतर गया। ये कहते कहते वो बेहोश हो गए। गांव वालों को लेने के देने पड़ गए। उन्होंने फौरन एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस लेके उसको अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया। छोटी मोटी जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज का बॉटल लगाई गई होगी, कुछ इंजेक्शन दिए गए होंगे, लेकिन 45-50 मिनट में ही शेख जमाल साहब की मृत्यु हो गई। उनको लेके आने वाले दोनों किसान वो भी मारे डर के वहां से भाग गए। इसके पहले कि ब्रॉड बाई यानी कौन लाकर इसको दाखिल कर रहा है वो रजिस्टर में लिखा जाता, दोनों भाग गए। यानी अस्पताल के रिकॉर्ड में यह भी नहीं था कि आखिरकार कौन इनको लेकर आया था। अस्पताल ने तत्काल पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई, देखा, डॉक्टर से पूछा आपको क्या लगता है। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल शरीर से नहीं लग रहा है, सिम्टम से भी ये उसका भी सिम्टम हार्ट अटैक का भी नहीं लग रहा है, और कुछ खाया पिया है ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि न तो उल्टी हुई है, न मुंह से फेन आ रहा है, न झाग आ रहा है, न जीभ निकली हुई है। इसलिए प्राइमा फेसी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर ने यह भी पूछा कौन लाया था। उन्होंने सब 2 लोग आए थे। ये हुआ था कि इसका इलाज कर रहे हैं, तब तक जो एंट्री वाला रजिस्टर है, जो सज्जन एंट्री करते हैं अस्पताल में, वो आ जाएंगे, इन लोगों का नाम पता मोबाइल नंबर लिख लेंगे। उन दोनों लोगों ने क्या बात बताई थी ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इस व्यक्ति का नाम शेख जमाल साहब था और उसने ये बताया कि उससे किसी ने 4-5 किलोमीटर पहले एक लिफ्ट मांगी थी। जो आदमी था वो मंकी कैप पहने हुए था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। पुलिस के सामने संकट था कि आखिर आदमी का पता लग गया, लेकिन ये कहां का रहने वाला है, कौन लेके आया था, कहां गिरा था, कहां बेहोश हुआ था। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया। पुलिस ने आसपास एम्बुलेंस के आने की सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज थी उसको निकलवाने की कोशिश की। अस्पताल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में भी और जहां से होकर आई थी वहां किसी दुकान के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एम्बुलेंस का नंबर मिल गया। नंबर से उन्होंने उसके ड्राइवर की तलाश की। ड्राइवर भी आ गया। इस बीच में पोस्टमार्टम अगले दिन यानी 20 सितंबर 2022 को हो गया।
Cause of death could not be ascertained, hence viscera preserved. शरीर पर जो मार्क ऑफ इंजरीज लिखी जाती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उस इंजरी के नाम पर एक, जिसको कहते हैं निडल प्रिक, पूरे शरीर में एक निडल प्रिक उनको दाहिनी तरफ की जांघ में थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दिया। डॉक्टर ने इसलिए लिखा कि कभी कभी स्नेक बाइट के डबल निशान भी इसी तरह बने होते हैं। लेकिन यह बात विसरा से ही पता लगती है। इस बीच में ड्राइवर ने वो जगह बता दी जहां से इस बीमार आदमी को उठाकर अस्पताल लाया गया था। गांव वही था, वल्लभी। पुलिस उसको लेकर वल्लभी पहुंची। वहां लोगों ने यह बताया कि हां, परसों एक सज्जन यहां मोटरसाइकिल से गिर गए थे। उनको हम लोगों ने बहुत होश में लाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत वो बोले थे, 5 मिनट से 7 मिनट के बीच। उसके बाद बेहोश हो गए और फला फला आदमी उसको लेकर हॉस्पिटल गए थे। पुलिस ने उन दोनों को भी तलाश किया और मिल गए। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप भागे क्यों वहां से। उन्होंने कहा, साहब, जिस आदमी को हम लोग तो ये समझे थे कि मोटरसाइकिल से आ रहा है, थोड़ा परेशान होगा, गिर गया होगा, इसको होश आ जाए, इसकी जान बच जाए, हम लोग तो इस वजह से वहां ले गए थे। लेकिन वहां डॉक्टर्स के रिएक्शन को देख के ये लग रहा था कि ये बचेगा नहीं। और हुआ भी वही। जब डॉक्टर्स उसकी ग्लूकोज की बोतल वाली पाइप निकालने लगे, हम लोग समझ गए कि ये मर गया, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। पुलिस को ये एक्सप्लेनेशन ठीक लगा। पुलिस ने बाकी चीजें पूछनी शुरू की। तरतीबवार उन दोनों लोगों ने ये बात बता दी, और कौन कौन लोग भाग के अपने अपने खेतों से आए थे उनके बारे में भी बताया। और ये बताया कि कुल 5-7 मिनट ही वो होश में रहे होंगे। अपना नाम बताया, लेकिन एक चीज वो बता रहे थे, 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पहले मंकी कैप पहने हुए किसी व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट ली थी। लेकिन उसने क्या किया ये भी बहुत अच्छी तरह से नहीं बता पाए। उनका ये कहना था कि ये कुछ उसने जरूर किया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। पुलिस ने कोशिश करके शेख जमाल साहब के गांव का पता किया। पुलिस शेख जमाल साहब के यहां पहुंच गई। उनकी पत्नी इमाम बी वहां मौजूद मिली। पुलिस देखकर उसने कहा, क्या बात हो गई। उसको बताया गया कि इस तरह से आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है। कब गए थे, कितने बजे निकले थे, सब पुलिस ने उनसे बयान दिया। उनको सब इतने बजे निकले थे, 4 बजे के आसपास, लड़की के यहाँ जा रहे थे। हमारे प्रदेश यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर उनका गांव है गुंडराई, वहीं जा रहे थे। आगे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। पुलिस ने उनका और मृतक का मोबाइल नंबर इमाम बी से ले लिया। फौरन उसकी सीडीआर निकालकर एनालिसिस की गई। एक नंबर उसी समय घटना जिस समय हुई होगी, जो अंदाज से जो घटना है, उसके थोड़ा पहले ही एक नंबर पर इमाम बी ने डायल किया था। वो नंबर पहले कभी भी कई महीनों की सीडीआर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। पुलिस ने पूछा तो उनका, नहीं साहब, मुझे ध्यान नहीं है किसको मिलाया था, क्योंकि किसी ने बातचीत के रेफरेंस में मुझे ये नंबर दिया था। बहरहाल फिजिकल वेरिफिकेशन जब किया गया तो ये पता लगा कि ये आदमी ऑटो रिक्शा चलाने वाला है। और जब उसके नंबर की सीडीआर पुलिस ने निकाली तो इमाम बी के फोन आने के बाद कम से कम 4-5 कॉल उसको की गई थी। उसका भी नंबर मिला, पुलिस उसे भी उठा ली। उसका नाम था मोहन राव। वो किराए पर टैक्सियां या ऑटो रिक्शे चलाया करता था। मोहन राव से बहुत पूछा गया कि भाई तुम्हारी
और उसकी सीडीआर में दिन में 15-15, 20-20 कॉल इमाम बी के मिले। पुलिस ने कारण पूछा, दिन में इतनी बार बात, इतनी लंबी लंबी बात, और जो तुम्हारी इंटरनेट की एक्टिविटी है वो भी बहुत लंबी लंबी, क्या संबंध है तुम्हारा इनसे, क्यों इस तरह की बातें तुमसे होती हैं? सामान्य रूप से श्रीमान जी कह के तो वो बताने से रहे। फौरन उनके साथ वही किया गया जो किया जाना चाहिए मोहन राव के साथ। थोड़ी बहुत देर बाद उन्होंने पूरा किस्सा बयान कर दिया कि हुआ क्या था। उनके बयान किए गए किस्से के मुताबिक मोहन राव के संबंध मृतक शेख जमाल साहब की पत्नी इमाम बी से कालांतर में हो गए। इन दोनों को इस बात का शक होने लगा पिछले 3-4 महीनों में कि शायद शेख को हमारे इस तरह मिलने जुलने की जानकारी हो गई है। 2-3 इंसिडेंट उसने कोट किए कि एक बार वो अचानक गए तो लंबी दूरी के लिए थे, 2 ही घंटे में लौट आए, चुपचाप दरवाजा खोल के भीतर गए, लेकिन मुकद्दर अच्छा था कि मोहन राव भीतर नहीं थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। इस तरह की टिटबिट्स में 2-3 और जो घटनाएं हुई उसको देखकर इन दोनों ने सोचा कि लगता है शेख को हम पर शक हो गया है। दोनों ने डिसाइड किया कि शेख को अपने रास्ते से निकाल दिया जाए। मोहन राव पहले ही चाहता था, लेकिन वो ये इंतज़ार कर रहा था कि अगर मैंने कुछ किया और इमाम बी को बुरा लग गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। वो इमाम बी के मुंह से ये बात सुनना चाहता था। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि ऐसे कैसे किया जाए कि हम लोग पकड़े भी नहीं जाएं, ये खत्म भी हो जाए, बाद की जिंदगी हमारी ऐश से कटे। ये तय पाया गया कि इसको जहर का इंजेक्शन दिया जाए। जहर का इंजेक्शन कौन होगा, कौन देगा, इस बात पर एक डॉक्टर उसी गांव में आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दरअसल ये झोला छाप डॉक्टर ही होते हैं, गांव गांव में प्रैक्टिस करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आरएमपी की डिग्री अब नहीं मिलती है। डिग्री क्या है? सर्टिफिकेट होता है। हो सकता है तेलंगाना में ये सरकार रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, जो लोग कोई डिग्री विग्री नहीं रखते हैं, न एमबीबीएस है, न बीएएमएस हैं, सामान्य रूप से छोटी मोटी दवाइयाँ गांव में करने के लिए आरएमपी यानी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं विद सच एंड सच रिस्ट्रिक्शंस। इमाम भी ने उससे पूछा कि इस तरह का हमें जहर का एक इंजेक्शन चाहिए। फौरन उसने सवाल किया, किस बात के लिए? पहले से तैयार शुदा जवाब इमाम बी का ये कि मेरा कुत्ता बहुत बुजुर्ग, बहुत पुराना हो गया, 12-13 साल उसकी उम्र हो गई, वो बहुत बीमार रहने लगा, उस पर काफी पैसा मैं दवा पे खर्च करती हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि अगर जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो शांति से उसकी मौत हो जाएगी, मुझे कष्ट नहीं होगा। वो आरएमपी डॉक्टर इस बात से सहमत हो गया या इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हुआ। उसने फौरन एक डिस्पोजेबल सिरिंज और एक दवा लिख दी। मैं दवा का नाम नहीं बताऊंगा, दवा का मतलब एक इंजेक्शन का फॉइल उसे दे दिया। अपने बैग में छिपाकर वो घर गई। ये काम जिस दिन घटना हुई थी यानी मरने के 2 महीने पहले किया गया, और इस बार कम से कम 5-6 बार सोते समय उसको इंजेक्शन लगाने के लिए पास में लेके गई। लेकिन इमाम भी ने जो पुलिस को बताया कि पहले सादी नीडल को अपने हाथ में लगाकर चेक किया, तो कितना भी सो रहा हो आदमी, नीडल जाएगी तो हाथ झटकेगा। उसे डर लग गया कि हम कितनी भी तेजी से या कितनी भी जल्दी से इंजेक्शन लगाएंगे हाथ या पैर में
नींद जरूर खुल जाएगी शेख की। अगर नींद खुल गई, उसने देख लिया सिरिंज और जो सुई, जो उसकी इंजेक्शन है वो अगर देख लिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो पुलिस को बुला सकता है, वो मुझे मार पीट सकता है, मुझे निकाल सकता है, तलाक ले सकता है, कुछ भी करेगा। इसलिए फिर उसने हिम्मत छोड़ दी। मोहन राव उससे बराबर रोज रोज पूछता रहा, क्या हुआ, काम हुआ, क्या हुआ, काम हुआ। एक दिन उसने फाइनली बताया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और फिर सब हम पर बीतेगी। तब उन लोगों ने तय किया कि हम घर के भीतर ये काम इंजेक्शन देने वाला नहीं करेंगे, इसे घर के बाहर दिया जाए और ऐसे दिया जाए कि किसी को शक न हो कि यह हत्या है। मोहन राव फौरन तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है, जब ये कभी लंबी दूरी के लिए निकले तो मुझे बता देना, या जब निकलने वाला हो तो मुझे बता देना। मैं अपने दोस्त को थोड़ी दूरी पर खड़ा करके उससे इसके मूवमेंट को चेक कराऊंगा और फिर आगे हमारा काम है। 19 सितंबर 2021 को शेख जमाल साहब अपनी बेटी के घर जाने के लिए सवेरे ही उसने अपनी बीवी को बता दिया, इमाम बी को। जैसे ही उसने बताया, फौरन इमाम बी ने यह बात मोहन राव को, यानी अपने आशिक, अपने प्रेमी को बता दी कि आज वो निकलेगा, टाइम के बारे में मैं बता दूंगा। मोहन राव ने फौरन अपने एक दोस्त को तैयार किया कि तुम फला जगह रहना, तुमको एक फोन से यह बताया जाएगा कि फला आदमी चल चुके हैं। जब वो तुम्हारी आंख के सामने से गुजर जाए तो मुझे फोन करना, मैं अपना काम कर लूंगा। करीब 4 बजे शेख जमाल साहब अपने घर से मोटरसाइकिल से निकले। रास्ते में वो आदमी घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर पहले खड़ा हो गया और जैसे ही वो अपने घर से निकले, इमाम बी ने उस आदमी को, उस नंबर को जो मोहन राव ने दिया था, उस पर फोन किया और कहा कि निकल गए हैं। उसने कैलकुलेट किया कि कितनी देर उनको लगेगी और जैसे ही वो निकले, अगली कॉल उसने मोहन राव को मिलाई, जो सीडीआर से रिफ्लेक्ट हुई थी, जिससे ये पकड़े गए थे। मोहन राव को बताया कि अकेला है, ठीक सामने से निकला है, बहुत तेज स्पीड भी नहीं है। इसी के लिए मोहन राव ने उसको खड़ा किया था कि तुम ये देख के बता देना कि उसके साथ कोई है तो नहीं, क्योंकि अगर कोई उसके साथ होगा तो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उसने बताया कि हाँ, वो अकेला जा रहा है, इसने फौरन, मोहन राव ने मंकी कैप पहनी, क्योंकि इसे शंका थी कि हमें देखकर पहचान भी सकता है। बाल बिखराए, मंकी कैप पहने, कपड़े जो सामान्य रूप से पहनता है उससे इतर कोई कपड़े पहने हुए थे। दूर से देखा कि आ रहा है, बीच सड़क पर आ गया। प्रिटेंड ऐसा किया, दिखाया ऐसे जैसे उसकी तबीयत बहुत खराब है, हाथ पैर हिल रहे थे, चाल में भी वो ऐसा लग रहा था कि डगमगा कर चल रहा है। शेख जमाल साहब ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार आ गया है, फला जगह तक हमको छोड़ दीजिए, वहां हमारे डॉक्टर बैठते हैं। शेख जमाल ने भी सोचा कि 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की बात है, साथ में रहेगा, आराम से हमारा काम हो जाएगा, हम निकल जाएंगे, इसको उतार देंगे, जान बच जाएगी। मोटरसाइकिल पर बैठते ही मोहन राव ने जेब से इंजेक्शन का वो फॉइल निकाला और फिर डिस्पोजेबल सिरिंज निकाली। इंजेक्शन के फॉइल को तोड़ के उसमें से उसका लिक्विड या इंजेक्शन बाहर निकाल लिया और पीछे बैठकर दिमाग लगाता रहा कि कैसे ऐसे किया जाए कि इसको पता न लगे। मोहन राव ने ये नोटिस किया कि जहां जहां थोड़ी भीड़ होती है या अचानक सामने से कोई आ जाता है, ये ब्रेक थोड़ा तेजी से लगाता है। फौरन उसी समय उसने डिसाइड किया,
अच्छा, जब वो तेजी से ब्रेक लगाता है तो पीछे वाला नेचुरल रिएक्शन में या तो पैरों के पास, जांघों के पास पकड़ लेता है, या कमर पे पकड़ लेता है, या ज्यादा झटका लगे तो कंधे को पकड़ लेता है। बहुत सामान्य सी बात है, जो लोग भी पीछे मतलब पिलियन राइडर्स को लेकर चलते हैं उन्होंने महसूस किया होगा। उसने हाथ में इंजेक्शन को ऐसे दबाया, इधर सुई लेकिन बाहर नहीं निकली हुई, और इधर उसका पीछे का हिस्सा, पीछे के हिस्से पे उंगली दबाई, और एकदम जांग के पास हाथ लगाकर वो इंतजार करता रहा कि कब ये ब्रेक लगाएगा, कब इसे झटका लगेगा। अगली बार जैसे ही उसने किसी अवरोध की वजह से ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही उसने जोर से उनकी दोनों जांघों को पकड़ा और इसी बीच में इंजेक्शन उसको पूरा का पूरा जांघ में लगा दिया। वो जानता था कि अगले 15-20 मिनट में ये गिर जाएगा। उसने फौरन हल्ला मचाना शुरू किया, अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है। स्थानीय भाषा में वो मधुमक्खी या बर्रे की बात उसने की होगी। घबरा के इसने भी मोटरसाइकिल रोक दी। उसने कहा कि जल्दी रोको, मैं जाके इस पे किसी से लेके चूना लगा लूं या दियसलाई की तीली इस पे घिस लूं। जैसे ही गाड़ी रोकी वो तुरंत कूद कर भाग गया। बात तो शेख के समझ में कम आई, इतना तेजी से भागा, इतनी जोर से चिल्लाया, तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन सामान्य रूप से उसको ओवरलुक करके वो आगे बढ़ गया। 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंचे होंगे, वल्लभी गांव के पास जैसे ही पहुंचे उसका सिर चकराने लगा। आंखों के सामने चीजें 4-4, 5-5 दिखाई पड़ने लगी। उसे समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन किनारे करके मोटरसाइकिल को टिकाया और फिर वहां जमीन पर बैठ गया। ठीक पास में खेतों में काम करने वाले किसानों की नजर गई कि आदमी अचानक उतरा है, बैठ गया है, और फिर थोड़ी देर में वो लेट गया वहीं सड़क पर। लोग भाग कर आए, पूछने की कोशिश की। उसने यही थोड़ी सी बातें, अपना नाम और पीछे कोई आदमी मंकी कैप पर बैठा था, ये सब उसने बताया। ये वहां से भाग के चला गया, वापस फिर पहुंच गया अपने गांव, और पूरी बात इसने इमाम बी से बता दी, मोहन राव ने। खैर, पुलिस को सब पता लग गया। पुलिस ने उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस समय खम्मम पुलिस आयुक्त विष्णु वारियर ने, उन्होंने बताया कि हमने इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना रखी थी। पूरा वाकया बताया, और फिर ये बताया कि उसमें आरएमपी जिसने जहरीला इंजेक्शन दिया था उसको गिरफ्तार किया गया, मोहन राव को गिरफ्तार किया गया, इमाम बी को गिरफ्तार किया गया, और जिसने उसकी लोकेशन बार बार बताई थी, जो मोहन राव का मित्र था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। आप सोचिए कि अगर जो किसान हैं उनके आने में देर होती या वो 10 मिनट में पहुंच पाते, और तब तक ये बेहोश हो चुकता शेख जमाल, कुछ बोल ना पाता, तो ये राज ही रह जाता, जैसा उन्होंने प्लान किया था कि या तो एक्सीडेंट या स्नेक बाइट साबित करके मामले को रफा दफा कर लेंगे, फिर दोनों आराम से रहेंगे। वही 5-7 मिनट जब वो थोड़ा सा होश में थे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, न इमाम बी ने, न मोहन राव ने, किसी ने नहीं की होगी कि इसी 5 मिनट में वो सारे सूत्र, सारे क्लू दे जाएगा। बहरहाल, अगर किसी को भी वहां आने में देर हुई होती तो ये आज भी राज ही रहता, तमाम केसेस की तरह। खैर, आज की घटना में पत्नी ने पति की हत्या जिस शातिराना तरीके से की, वो चौंकाने वाला है। वो ना तो डॉक्टरी के पेशे से जुड़ी थी और ना बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, और ऐसा तरीका अपनाया कि किसी को शक ही न हो कि हत्या हुई है। ये भी सोच लिया कि जब ये हत्या नहीं मानी जाएगी तो वो साफ साफ बच जाएगी, उसका प्रेमी भी साफ साफ बच जाएगा। पहले उसने खुद कोशिश की मारने की घर के भीतर, फिर दिमाग लगाया कि घर के भीतर मारेंगे
लामहला हम पे ही पुलिस शक करेगी और फिर जरा सा दबाव बनाएगी पुलिस, हम उसको पचा नहीं पाएंगे। फिर उसने ये तय किया कि ये काम बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन या तो जमाल साहब को थोड़ा शक हो गया या इनकी मोहन राव की किस्मत अच्छी थी कि वो 5-7 मिनट होश में रहे और ये बहुत बड़ा क्लू दे दिया। आप यकीन करिए कि अगर ये क्लू न मिला होता और वो किसी के सामने ये बोल नहीं पाए होते तो 100% ये एक्सीडेंट में ही जाता। अगर जांग पर उस नीडल प्रिक का निशान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की जगह पर लिखा हुआ था, अगर उस पर ज्यादा लोग यकीन करते तो ये स्नेक बाइट पर चला जाता। लेकिन असली बात तो ये है कि लोग इतना दिमाग लाते कहां से हैं। मेरे कैरियर में मैंने जाने कितनी हत्याओं के मौकों को विजिट किया होगा। तमाम घटनाएं कई कई साल बाद खोली भी गई होंगी, लेकिन ऐसी शातिराना हरकत करके हत्या मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सोचिए कि इंजेक्शन भी लगाएं, पता भी न लगे, इतनी परफेक्ट टाइमिंग कि वो जोर से ब्रेक लगाए, पूरे शरीर को उसके ऊपर आप झटके से रखिए, इसी बीच में एक हाथ से एक जांग को पकड़िए, दूसरे हाथ से दूसरी जांग को पकड़िए और उसको तुरंत लगा दीजिए और फिर इतना चिल्लाइए कि वो अपने उस दर्द को या उस इंपैक्ट को या उस सुई को भूल जाए और ये पूछने लगे तुम्हें तो चोट नहीं लगी। सोचिए कितना शातिराना तरीका अपनाया इन लोगों ने। इंजेक्शन लगा के हत्या करने की बातें तो बहुत बार आई। घर में लगा दिया, पकड़े गए। अस्पताल में नर्स या वार्ड बॉय को उपकृत करके दुश्मन को इंजेक्शन में या ग्लूकोज के पानी में मिलाकर चढ़वा दिया, मर गया, लेकिन पकड़े गए। लेकिन इस तरह से कि चलती गाड़ी में बिना एहसास किए इंजेक्शन लगा देना और ये कहना कि मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है, ताकि अगर वो उसको कोरिलेट भी करे तो ये सोचे कि लगता है उसी कीड़े ने हमको भी जांग में काटा, वो उसी कीड़े ने इसको भी हाथ में काट लिया। कितना शातिराना दिमाग इमाम बी और उसके पति का, उसके प्रेमी का था। घर में अगर साजिश करती तो पकड़ी जाती। अब इससे कैसे बचा जाए? देखिए, बाहर के आदमी से, बाहर के दुश्मन से, बाहर की साजिश से तो आप तमाम तरीके मैंने बताए हैं बच सकते हैं। लेकिन अगर घर में ऐसी कोई साजिश कर रहा है जो 24 घंटे आपके साथ रह भी रहा है, तो ऐसे में प्रिकॉशन लेने की गुंजाइश बहुत कम होती है, बहुत बहुत ही कम होती है। कैसे सावधान होगा आदमी जब उसकी हरकतों से आप कुछ रीड नहीं कर पा रहे हैं और 24 घंटे साथ में है? तो कौन सी साजिश उसके दिमाग में चल रही है, इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए कहावत मेरे दिमाग में घूम रही है। बहुत फेमस कहावत है। बच्चे प्राइमरी से कोई बात जब पढ़ते हैं, हिंदी की भाषा जानने वाले 6, 7, 8 के बच्चे इसे जरूर पढ़े होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सभी जगह जहां हिंदी कंपलसरी है, इस कहावत को पूछा जाता रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। इसका रेफरेंस ये है कि रावण और विभीषण दोनों सगे भाई थे। रावण का वैभव, रावण का राज्य यानी लंका सोने की थी। रावण के बारे में सब कुछ विभीषण को पता था कि हृदय में कहां इसके अमृत है, जिसको अगर मारा जाए तो अमृत खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। उसको पता था कि आप सिर चाहे जितने काटिए तुरंत वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। उसको पता था कि हमारे किसी भी योद्धा में इतनी ताकत नहीं कि रावण को मार सके। सारे इन्स एंड आउट्स विभीषण को पता थे
और जैसे ही विभीषण और रावण में मतभेद हुआ, ये सारे राज सामने वाली की सेना तक पहुंच गए और रावण मारा भी गया। ये उस रेफरेंस में कहा जाता है, लेकिन इसके कहने का एक आशय और भी है कि जो आपका हमराज हो, हमसाया हो, हमसाज हो, हम ख्याल हो, वही आपके बारे में सब जानता है। जब भी आप उससे अलग होंगे, वो आपकी जानकारी का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से या तो मतभेद न करें, या मतभेद हो तो उसको पता न लगने दें। यही इस कहावत का अर्थ है। वैसे इस कहावत के बारे में मैं आपको छोटा सा किस्सा है, 2-4 मिनट का, मैं जरूर बता दूं। जो लोग हिंदी साहित्य के हैं वो जरूर जानते होंगे कि एक राज्य में देव शक्ति नाम का एक राजा था। उसका एक राजकुमार भी था। सुंदर, अच्छी कदकाठी का राजकुमार। अचानक जो पेड़ से सीधे निकलने वाला कोई चीज, जैसे गन्ना है, चना है, इस तरह की कोई चीज वो खा रहा था, जिसमें सांप के बहुत छोटे बच्चे, सपोले जिनको कहते हैं, वो आधा इंच के हैं, वो किसी तरह उसके मुंह में चले गए। भीतर वो सांप ग्रो कर गया, बिल बना लिया, रहने लगा, जिसके कारण राजकुमार का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। राजा शिवशक्ति ने सारे वैद्य, सारे हकीम, सारे आयुर्वेदाचार्य सबको दिखवा लिया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में जो गिरावट थी वो नहीं रुकी। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन राजकुमार महल छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। उसको लग रहा था कि सब मेरे पीछे परेशान है, मेरे पिता परेशान है, राज्य के तमाम लोग परेशान हैं। वहां जाकर उसे जो पहला मंदिर दिखाई पड़ा, उसी मंदिर में वो चुपचाप रहने लगा। मंदिर के पुजारी उसे जो कुछ दे देते थे वो खा लेता था, लेकिन स्वास्थ्य उसका गिर ही रहा था। उस राज्य का राजा राजा बलि था। उसकी 2 लड़कियां थीं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी का स्वभाव यह था कि जो राजा की समझ में अच्छा लगता हो, जिस चीज को राजा पसंद करता हो, जो राजा का प्रिय हो, वो वही बात उनसे कहती थी। राजा बहुत खुश रहता था उससे। छोटी वाली वो सही को सही और गलत को गलत कहती थी। जहां कहीं राजा ने, उनके किसी मंत्री ने, उनके मंत्री परिषद ने कोई गलती की, तो वो सभा में आकर भी कह देती थी कि ये गलत हो रहा है। राजा बलि उससे बहुत खुश नहीं रहा करते थे। एक दिन किसी मशवरे में दोनों लड़कियों को वो जो इनकी जो सभा थी उसमें बुलाया गया। उस प्रकरण में दोनों की राय मांगी गई। बड़ी वाली ने वही राय दी जो राजा को पसंद थी, या उसको लगता था कि राजा ये चाहता है, वही बताया। छोटी वाली ने तमाम मीन मेख निकाले। राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि इसे फौरन किसी सबसे गरीब व्यक्ति के साथ इसकी शादी करा दो। अच्छा, हर राज्य में मुसाहिब होते हैं, चाटुकार जिसे कहते हैं, और पुराने राज्यों में तो मुसाहिबों को बाकायदे तनख्वाह मिलती थी। सुबह सुबह आके वाहवाही करना राजा की, सुबह सुबह आके अर्जी फर्जी बातें बता के उनको थोड़ा सा ऊंचा करना। अरे उन्होंने कहा, साहब इससे बढ़िया डिसीजन कुछ नहीं है, ये अपने कर्मों का फल भुगत जाएगी अगर इसकी किसी गरीब से शादी कर दीजिए। यहां तो महल में ऐशो आराम कर रही है। तो जो उनके जेन्युइन मंत्री थे, फिर वो कुछ नहीं बोले। जब सब मुसाहिबों ने ही लूट ली महफिल, तो वो चुपचाप उसे लेकर वहां से निकल गए गरीब आदमी की खोज में, कमजोर और गरीब आदमी के। मंदिर में उन्हें बहुत ही रुग्ण अवस्था में वो आदमी दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, इसको कहाँ लिए फिरेंगे राजकुमारी को, मंदिर भी है, पुजारी भी है, गरीब भी है, यहीं शादी कर दो। दोनों की शादी कर दी।
राजकुमार ने भी स्वीकार किया कि चलिए कोई दाना पानी देने लायक होगा। और लड़की चूंकि बहुत अपराइट कह लीजिए, या सही को सही गलत को गलत मानने वाली थी, उसने फौरन स्वीकार कर लिया। लेकिन ये दोनों वहां मंदिर से हटके वहां से काफी दूर एक तालाब के किनारे एक छोटी सी कुटी बनाकर उसमें रहने लगे। एक दिन वो छोटी वाली राजकुमारी कोई सामान लेने गई, लौट के आई तो उसने देखा कि राजकुमार तालाब के ठीक किनारे सो रहे हैं। उन्हीं के बगल में सांप का एक बिल है, जिसमें से एक सांप ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। और राजकुमार के भीतर वाला जो सांप था वो भी मुंह से बाहर निकले हुए, वो भी फन निकाले हुए था। दोनों में आपस में बातचीत हो रही थी। जो तालाब के बिल वाला सांप था उसने पेट वाले सांप से कहा कि इतना अच्छा राजकुमार, इसको क्यों इसके पेट में रह के परेशान कर रहे हो, क्यों नहीं तुम बाहर आ जाते। दूसरे वाले सांप ने, जो पेट के भीतर से मुंह से बाहर निकलकर बात कर रहा था, उसने कहा तुम भी तो जिस बिल में हो वहां स्वर्ण कलश है, क्यों उसको दूषित कर रहे हो। तो जो बिल वाला सांप था उसने कहा कि तुझे क्या लगता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को पता नहीं है। कोई भी अभी राजकुमार को उबली हुई राई का काढ़ा पिला देगा, तुम पेट में भीतर ही मर जाओगे। तो उस पेट वाले सांप ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि तुम वहां पड़े हुए हो तो कोई तुम्हें देख नहीं सकता। गरम तेल कोई भी इस बिल में डाल देगा, तुम भी मर जाओगे। राजकुमारी उन दोनों की बातें सुन रही थी। दोनों के भेद उसे मिल गए। उसने दोनों उपचार किए। राई का काढ़ा बनाकर अपने पति को पिलाया, सांप भीतर मर गया। और फिर गरम तेल लाकर उस दूसरे वाले सांप के बिल में डाला, वो भी मर गया। सांप के मरते ही राजकुमार स्वस्थ होने लगे, धीरे धीरे अच्छे स्वस्थ हो गए। दोनों ने मिलकर उस सांप के बिल को खोद के उसमें स्वर्ण कलश निकाल लिया और आराम की जिंदगी जीने लगे। मतलब कहने का ये, अपने राज को कभी सार्वजनिक न करिए। अपने राज को कभी दूसरों को मत बताइए। अपने राज को किसी से, अपने सीक्रेट को कहना किसी से शेयर मत करिए, वरना वही होगा जो विभीषण ने लंका के लिए किया, रावण के लिए किया और राजकुमारी ने दोनों सांपों के लिए किया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।